जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक तमिल थ्रिलर मूवी के बारे में। जैसी कहानी बहुत अच्छी है और ये आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें राजा राम का खुशहाल परिवार दिखाया जाता है। और राजा राम अपनी वाइफ नीलावेनी और अपनी बेटी नीली के साथ रहता है। ये लोग बहुत ही अच्छे से जिंदगी बिता रहे होते हैं और उसका एक छोटा भाई बालू भी होता है जो कि एक मेडिकल शॉप चलाता है। एक दिन लीला अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही होती है और तब कुछ बच्चे उसे धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से वो रोती हुई घर लौटती है। इस घटना के बाद राजा राम फैसला करता है कि वो अपनी बेटी को कराटे सिखाएगा और धीरे धीरे लीला कराटे सीख लेती है और काफी अच्छी फाइटर बन जाती है। उसके बाद एक बड़ा टूर्नामेंट होता है जहां पर लीला अपना पहला मैच हार जाती है और हार के बाद वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, जिसकी वजह से वो रात भर सो नहीं पाती। तब राजा राम उसके पास आकर उसे समझाता है कि उसकी जिंदगी का ये आखिरी हारने वाला मैच था, क्योंकि आगे से वो कभी भी नहीं हारेगी। लीला पूछती है कि वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा कैसे कह सकता है। तो राजा राम उसे बताता है कि उसने अपनी लाइफ में 33 टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया था और पहला टूर्नामेंट वो भी हार गया था, लेकिन उसके बाद से ही उसने कभी भी हार नहीं मानी और वो लगातार जीत हासिल करता रहा। ये सुनकर राजा राम की बेटी मोटिवेट हो जाती है और वो सोचती है कि आगे से वो भी जीतेगी। अपने पिता की बातों से प्रेरित होकर वो और ज्यादा मेहनत करने लगती है। एक दिन राजाराम और उसका परिवार होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं और वहां कुछ गुंडे एक लड़के को मार रहे होते हैं। ये देख के राजाराम आगे बढ़ता है और उन गुंडों को पीट के वहां से भगा देता है और उस लड़के की जान बचा लेता है। लीला अपने पिता से पूछती है कि क्या वो लड़का उसका कोई रिश्तेदार था। तो राजाराम बताता है कि दरअसल वो उसको नहीं जानता, लेकिन उसकी एक बहन हुआ करती थी जिसे कभी कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे और उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया था। अगर उस समय किसी ने उसकी मदद की होती तो आज उसकी बहन जिंदा होती। राजाराम उसे बताता है कि उसकी बेटी का नाम भी उसने अपनी बहन की याद में ही रखा है और वो लीला को कहता है कि जब भी उसे कोई मुसीबत में नजर आए तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए। अब ऐसे ही समय बीतता रहता है और कहानी 15 साल बाद आगे बढ़ जाती है और अब लीला जो थी वो जवान हो चुकी थी। एक दिन कुछ गुंडे एक बूढ़ी औरत की जमीन हड़पने के लिए उससे झूठे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीला को अपने पिता की बात अच्छी तरह याद होती है और वो तुरंत बूढ़ी औरत की मदद के लिए वहां पर पहुंच जाती है। अब कराटे के दम पर वो सभी को मार गिराती है और बूढ़ी औरत को बचा लेती है। जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो वो लीला को डांटती है और कहती है कि हर प्रॉब्लम अपने सर पर नहीं लेनी चाहिए, वरना बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अब इसी दौरान राजा राम का भाई उसके घर आता है और लीला उसे शिकायत करती है कि माँ ने उसे डांटा है। तब बालू उसे एक बड़ा राज बताता है। वो कहता है कि राजा राम अपने एक टूर्नामेंट में हारा था और उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने ही हराया था। अब यहाँ पर पता चलता है कि जो उसकी माँ है वो भी ब्लैक बेल्ट होल्डर है। उसके बाद लीला एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करने लगती है और उसका टीम लीडर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन लीला हिम्मत दिखाकर उसे सबक सिखा देती है। अब ऑफिस के लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और उसे एक फाइटर के रूप में देखने लगते हैं। दूसरी तरफ वरुण नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन दिखाया जाता है जो कि इलीगल बिजनेस भी करता है। वरुण एक पहाड़ी इलाके में माइनिंग का काम करना चाहता है, लेकिन उस जगह पर 1500 परिवार रह रहे होते हैं जो कि खेती पर ही निर्भर होते हैं। अब वरुण हिसाब लगाता है कि अगर वो माइनिंग कर पाएगा तो 7,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसीलिए वो सोचता है कि इन सभी परिवारों को वहां से हटाना बहुत जरूरी है। इस काम के लिए वो एक एमएलए से मिलने के लिए जाता है और एमएलए उसे कहता है कि अगर वो 1,000 करोड़ रुपए उसे दे दे तो वो पूरा इलाका खाली करवा देगा। अब वरुण थोड़ा सोचता है और आखिरकार वो डील को डन कर लेता है। कि माइन मिलने पर उसे 6,000 करोड़ का अभी मुनाफा हो रहा था। अब इस समय इब्राहिम नाम का एक डेंजरस अंडरवर्ल्ड डॉन कहानी में एंट्री लेता है और पुलिस उसकी तलाश में होती है और उसे देखते ही गोली मारने के ऑर्डर्स तक दे दिए जाते हैं। वरुण इब्राहिम के पास जाता है और एमएलए को 1,000 करोड़ पहुंचाने की जिम्मेदारी उसे देता है और ये सुनकर इब्राहिम एक खास प्लान बनाता है। वो 1,000 करोड़ रुपए दुबई में एक शेख के पास भेज देता है और एमएलए के अकाउंट डिटेल्स भी उस तक पहुंचा देता है। प्लान ये होता है कि शेख के जरिए वो व्हाइट मनी बनाकर एमएलए के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अब इब्राहिम 100 रुपए के नोट का एक सीरियल नंबर शेख को बताता है और उसका प्लान ये होता है कि जो आदमी ये 100 का नोट लेकर शेख के पास पहुंच जाएगा, शेख उससे नंबर वेरीफाई करके उसे पूरे 1,000 करोड़ एमएलए के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देगा। इसके बाद इब्राहिम वो सीरियल नंबर वाला नोट वरुण को देने के लिए कार में निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक शराबी लड़का पुलिस से बचकर तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा होता है और उसकी कार सीधा इब्राहिम की कार से टकरा जाती है। अब वहां पर जोर का एक्सीडेंट हो जाता है और इब्राहिम बुरी तरह घायल हो जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। दूसरी तरफ वरुण अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके उन 1500 परिवार को उनकी जमीन से हटाने की कोशिश करता रहता है
और उसके खिलाफ एक जर्नलिस्ट न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश कर देता है। अब ये देखकर वरुण को गुस्सा आता है और वो गुना नाम के गैंगस्टर को ऑर्डर देता है कि उस जर्नलिस्ट को वो जिंदा ना छोड़े। गुना अपने भाई शेखर को ये काम देता है और शेखर अपने आदमियों के पास जाकर जर्नलिस्ट और उसके पूरे परिवार को जिंदा जला देता है। जब वरुण को पता चलता है कि इब्राहिम एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे सिर्फ इब्राहिम की जान की चिंता नहीं होती, बल्कि उस 100 रुपए के नोट की भी फिक्र होती है, जिसके बिना 1000 करोड़ ट्रांसफर हो ही नहीं सकते थे। इसीलिए वो गुना को ऑर्डर देता है कि इब्राहिम को जिंदा उसके पास लाया जाए। अब गुना और उसकी गैंग भारी हथियारों के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है और पुलिस उन्हें देखकर समझ जाती है कि वो इब्राहिम को मारने के लिए आए हैं। अब दोनों तरफ तनाव बढ़ जाता है और एक इंस्पेक्टर इब्राहिम पर गन तान कर धमकी देता है कि अगर गैंग पीछे नहीं हटी तो वो इब्राहिम को मार डालेगा। अब हालात बिगड़ने पर इंस्पेक्टर इब्राहिम के पैर में गोली मार देता है और ये देखकर गुना के लोग डर जाते हैं और वहां से हट जाते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर के दिमाग में एक सवाल उठता है कि आखिर इतने लोग इब्राहिम को बचाने क्यों आए थे। वो हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बढ़ा देता है और इब्राहिम के बारे में जानने के लिए निकल जाता है। अब कुछ देर बाद उसे इमरजेंसी कॉल आती है और जब वो हॉस्पिटल लौटता है तो वहां का नजारा देखकर हैरान हो जाता है कि 15 पुलिस कांस्टेबल मरे पड़े होते हैं और इब्राहिम गायब होता है। एक कांस्टेबल वहां पर जिंदा होता है जो कि उसे बताता है कि ये किसी गैंग ने नहीं किया, बल्कि इब्राहिम अकेले ही सबको मार के वहां से भाग निकला। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि होश में आने के बाद इब्राहिम ने देखा था कि उसके पैर में गोली लगी है और चारों तरफ पुलिस का पहरा है। अब खतरा महसूस करने पर वो सभी पुलिस वालों को पीट देता है और उसके बाद हॉस्पिटल से भाग निकलता है। इसके बाद पुलिस को उसकी असली पहचान पता चल जाती है और एसपी इंस्पेक्टर को फोन करके बताता है कि इब्राहिम एक खतरनाक डॉन है और वो 15 पुलिस वालों को मार कर यहाँ पर भाग गया है। इधर हॉस्पिटल से भागने के बाद इब्राहिम सीधा गुना के पास पहुंचता है और वो कहता है कि अगले दिन रात तक उसे स्पेशल नोट लेकर दुबई पहुंचाना होगा। साथ ही वो ये भी बताता है कि पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है, इसीलिए गुना को उसकी सिक्योरिटी करनी होगी और उसे एयरपोर्ट तक पहुंचाना होगा। उसके बाद इब्राहिम एक डॉक्टर से फोन पर बात करता है और डॉक्टर उसे इंजेक्शन और मेडिसिन लेने के लिए कहता है। गुना सोचता है कि प्रिस्क्रिप्शन के बिना मेडिसिन मिलना मुश्किल है, पर तब उसकी गैंग का एक नया मेंबर उसके पास आता है जो कि एक पिक पॉकेट है और वो हाल ही में जेल से छूटकर बाहर निकला था। गुना उससे कहता है कि वो जल्दी से जाए और मेडिसिन लेकर आए, पर वो आदमी अपने हाथ में चाकू लेकर मेडिकल शॉप में चला जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि वो मेडिकल शॉप किसी और की नहीं बल्कि बालू की होती है और उसी वक्त बालू किसी काम से बाहर गया होता है और शॉप संभालने की जिम्मेदारी उसने लीला को दे रखी होती है। राजा राम भी किसी काम से बाहर निकला हुआ होता है और गुंडा देखता है कि शॉप में एक लड़की अकेली है। वो इब्राहिम के लिए इंजेक्शन और टैबलेट्स मांगता है, तो लीला पहले उसे प्रिस्क्रिप्शन दिखाने के लिए कहती है, लेकिन उस आदमी के पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती। उसके बाद वो अपनी माँ की बात याद करती है कि किसी की लाइफ में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए, इसीलिए वो उस आदमी को तुरंत मेडिसिन दे देती है। अब मेडिसिन लेकर वो आदमी वहां से निकलता है और उसकी नजर लीला पर अटक जाती है और उसे लगता है कि मेडिकल शॉप में लड़की अकेली है और इसीलिए उसके दिमाग में गलत काम करने का ख्याल आता है। लीला के गले में एक मोटी चेन भी होती है और चेन को देखकर वो सोचता है कि क्यों ना वो उसे चुरा कर यहाँ से भाग जाए। इसलिए वो वापस मेडिकल शॉप के अंदर आता है और लीला से कहता है कि अपने गले की चेन निकाल कर मुझे दे दे। ये सुनते ही लीला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को बुरी तरह पीटना शुरू कर देती है। उसी वक्त आसपास के लोग वहां पर जमा हो जाते हैं और पुलिस उस आदमी के साथ मौजूद 2 और लोगों को पकड़कर स्टेशन ले जाती है। दूसरी तरफ इब्राहिम इंजेक्शन और टैबलेट्स का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसका दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अब काफी देर वेट करने के बाद वो उस आदमी को फोन करता है और वो आदमी फोन उठाकर बताता है कि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और वो मेडिकल शॉप में जो कुछ भी हुआ वो सारी डिटेल्स उसे देता है। इब्राहिम पूछता है कि क्या उसके खिलाफ एफआईआर हुई है या नहीं। तो आदमी कहता है कि अभी तक एफआईआर नहीं हुई, क्योंकि मेडिकल शॉप वाली लड़की और उसका फादर भी कंप्लेन देने स्टेशन नहीं आए हैं। अगर वो कंप्लेन दे देंगे तो इंस्पेक्टर एफआईआर कर सकता है। ये सुनकर इब्राहिम तुरंत गुना के पास जाता है और कहता है कि वो फादर डॉटर किसी भी हाल में पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचने चाहिए, वरना इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। वो फैसला करते हैं कि उन्हें घर पर ही मार दिया जाए। अब गुना तुरंत अपने भाई शेखर को बुलाता है और ऑर्डर देता है कि मेडिकल शॉप वाली लड़की, उसके फादर और घर में जितने भी लोग हैं उन सबको खत्म कर दो। शेखर कहता है कि एक मेडिकल शॉप वर्कर को मारने के लिए 10 लोगों की क्या जरूरत है, उसके लिए तो 5 ही लोग काफी हैं। अब वो 5 आदमियों को लेकर राजा राम के घर पहुंच जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि राजा राम का पूरा परिवार कराटे एक्सपर्ट है। जैसे ही वो 5 लोग घर के अंदर आते हैं, अर्जुन का परिवार उन्हें बुरी तरह पीट देता है, जिससे कि 3 लोग वहीं पर मर जाते हैं और 2 लोग घर में ही छुप जाते हैं। अर्जुन का परिवार सोचता है कि अगर 3 लोगों की लाश उन्हें यहाँ पर मिल गई तो उन पर केस हो सकता है, इसीलिए जो 2 लोग बच गए हैं उन्हें भी मारना होगा। वो उन्हें ढूंढते हैं और उन दोनों को भी मार देते हैं।
और उन पांचों की लाशों को घर के पीछे एक गड्ढे में दफना देते हैं। इसी बीच बिजनेसमैन वरुण इब्राहिम को फोन करता है और कहता है कि अगले दिन एमएलए को 1,000 करोड़ ट्रांसफर करने हैं, वरना उनकी डील कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए सीरियल नंबर वाला स्पेशल 1,000 का जो नोट है वो उसके पास भेज दिया जाए। इब्राहिम नोट ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका पर्स गायब हो गया है और वो अपने आदमियों को पर्स ढूंढने के लिए भेजता है। उसके बाद उन्हें एक ब्राउन पर्स मिलता है और वो खुशी से इब्राहिम के पास ले आते हैं। लेकिन इब्राहिम जब पर्स खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो इब्राहिम का पर्स नहीं है, बल्कि वो शेखर का पर्स है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शेखर ने गलती से इब्राहिम का पर्स अपना समझ के रख लिया था और बाद में शेखर और उसकी पूरी गैंग राजा राम के घर पे पहुंच गई थी उन्हें मारने के लिए। लेकिन वो पांचों उल्टा मारे गए थे और दफना दिए गए थे। उसके बाद इब्राहिम शेखर और उसकी गैंग को फोन करता है, लेकिन सबके फोन स्विच ऑफ आते हैं। अब इससे वो घबरा जाता है और वो और भी लोग वहां पर भेजता है। वहीं पे उन लोगों को रास्ते में शेखर की पंचर हुई कार मिलती है और गुना सोचता है कि शायद पुलिस ने उसके भाई को अरेस्ट कर लिया होगा और स्टेशन में जानकारी लेने के लिए वो अपने आदमी को भेजता है। उसी वक्त राजा राम और लीला पुलिस स्टेशन पहुंचकर इंस्पेक्टर से कहते हैं कि वो कंप्लेंट नहीं देना चाहते, और तभी गुना इंस्पेक्टर को फोन करके धमकी देता है कि उसका परिवार उसके कब्जे में है और अगर शेखर को रिलीज नहीं किया तो सबको मार दिया जाएगा। इंस्पेक्टर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने किसी को अरेस्ट किया ही नहीं होता। अब राजा राम और लीला समझ जाते हैं कि इंस्पेक्टर का परिवार खतरे में है और उसे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजा राम को याद आता है कि उसके कराटे स्कूल में एक लड़का पुलिस स्टेशन में काम करता है और इसीलिए वो उससे मिलने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ इब्राहिम भी सच जानने के लिए राजा राम के घर पहुंच जाता है और राजा राम की वाइफ और उसकी बेटी उन्हें देखकर समझ जाती हैं कि ये लोग उन्हीं लोगों के आदमी हैं जो कि पहले आए थे। इसलिए वो दोनों म्यूजिक लाउड करके लड़ना शुरू कर देती हैं। इब्राहिम भी वहां पर पहुंचता है और कहता है कि वो मरने नहीं बल्कि उन्हें खत्म करने आया है, और फिर वो दोनों पर हमला कर देता है और उन्हें नीचे गिरा देता है। तभी एक पड़ोसी राजा राम को फोन करता है और कहता है कि उसके घर में लाउड म्यूजिक बज रहा है और राजा राम समझ जाता है कि घर पे अटैक हुआ है। इसलिए वो तुरंत घर लौटकर इब्राहिम से लड़ता है, लेकिन इब्राहिम कुकर से उसके सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। जब इब्राहिम बड़े चाकू से अर्जुन को मारने जा रहा होता है तब अर्जुन का भाई बालू आ जाता है और बालू भी दरअसल कराटे जानता था, इसलिए वो इब्राहिम से जबरदस्त फाइट करता है। कुछ देर बाद अर्जुन, उसकी वाइफ और लीला भी उठ जाते हैं और चारों मिलकर इब्राहिम को बुरी तरह पीटते हैं। तभी उन्हें इंस्पेक्टर के परिवार की लोकेशन पता चल जाती है और अर्जुन और लीला वहां पर पहुंचकर गुना और उसकी गैंग से लड़ते हैं। वो इंस्पेक्टर के परिवार को बचा लेते हैं और गुना से भी सच उगलवा लेते हैं। गुना बताता है कि सबके पीछे बिजनेसमैन वरुण का हाथ है, जिसे सीरियल नंबर वाला एक नोट चाहिए और उस नोट की मदद से 1,000 करोड़ एमएलए को ट्रांसफर होंगे और बदले में पहाड़ी के नीचे रहने वाले 1,500 फैमिलीज को वहां पर हटाया जाएगा ताकि वहां पर माइनिंग की परमिशन मिल सके। ये सुनकर राजा राम और लीला गुना को मार देते हैं और अर्जुन अपने भाई को फोन करके कहता है कि शेखर की लाश की पॉकेट चेक करो। उसके बाद राजा राम फैसला करता है कि किसी भी हाल में वो नोट वरुण के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना 1,500 परिवार बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद वो लोग इब्राहिम को भी पीटते हैं और उसे जान से मार डालते हैं और उसके बाद उसे घर के पीछे ही दफना देते हैं। अब राजा राम और लीला सोचते हैं कि इतनी सारी मुसीबतों के पीछे असली मास्टरमाइंड वरुण है, इसीलिए उसका जिंदा रहना खतरनाक है। वो दोनों वरुण के पास पहुंच जाते हैं और उसके साथ जबरदस्त फाइट करते हैं और आखिर में वो वरुण को भी मार डालते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो अपने खिलाफ कोई भी सबूत या एविडेंस नहीं छोड़ते और बिना किसी के शक के वो लोग वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद हमें 3 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां इस पूरी घटना को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन पुलिस अब तक ये नहीं पता लगा पाई थी कि इतने सारे लोगों को आखिर मारा किसने। फिर वरुण इब्राहिम गुना और उसके सारे लोग खत्म हो चुके थे और पहाड़ी के पास रहने वाली 1,500 फैमिलीज की जमीन भी उनके पास सुरक्षित पड़ी थी। वो सब लोग जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं और उन 1,500 परिवारों को ये तक पता नहीं होता कि उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा था और राजा राम और उसके परिवार ने बिना उन्हें बताए ही उनकी जिंदगी बचा ली। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।